जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की फ्यू मिनट सीरीज में टॉपिक रहेगा द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर। तो देखिए दोस्तों, 2021 खत्म होने को आने वाला है ना। अब देखिए, हर साल कुछ ना कुछ घटना देश विदेश में घटती रहती है। तो इस साल भी अगर हम बात करें देश विदेश में, इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं। पर सबसे पेचीदा मामला जो इस साल का रहा है 2021 में, वो रहा है अमेरिका का विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। कोई नई बात नहीं है। अमेरिका ने बैरक ओबामा के टाइम से ये बात अपनी इच्छा प्रकट कर दी थी कि भैया देखो, हमने उसामा बिन लादेन को वहां पे मार दिया है, अब हमारा कोई वहां पे मतलब नहीं बचा। अब अफगानिस्तान जाने कि उसका फ्यूचर क्या है, वहां के लोग जाने, हम वहां से अपने आप को विड्रॉ करना चाहते हैं। तो ये बात बैरक ओबामा ने कहनी शुरू करी थी जब उनकी प्रेसिडेंसी खत्म होने वाली थी। फिर डोनाल्ड जी आए, डोनाल्ड जी ने भी ये बात बोली कि भाई हम भी अफगानिस्तान से एग्जिट करना चाहते हैं। चलो, ऑब्वियसली एग्जिट करना भी इतना आसान नहीं था, इतने सालों से वहां पे थे वो। तो जो बाइडन जब प्रेसिडेंट बने तो उनका सबसे पहला एजेंडा था अफगानिस्तान से एक पीसफुल, अलेजेडली सो कॉल्ड पीसफुल विड्रॉल करना, जो कि ऑब्वियसली पीसफुल नहीं हुआ था। अब ये बात बहुत ज्यादा एक ये जो अमेरिका का विड्रॉल था, बहुत पेचीदा सा मामला बना रहा पूरे 2021 में। एंड दिस विल गो डाउन इन हिस्ट्री। ये इतिहास में विल गो डाउन एज वन ऑफ द मोस्ट पाइवोटल ईयर्स इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। तो जैसे कि 1989 में जब जर्मनी में बर्लिन की जो वॉल गिरी थी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, और कैसे अमेरिका का राइज हुआ 1989 के बाद, कि कोल्ड वॉर खत्म हुआ और हम फिर एक यूनिपोलैरिटी के एरा में गए। उसी तरह से आज 2021 में हम क्या ये सिचुएशन अपने सामने देख रहे हैं कि अमेरिका का डिक्लाइन होने वाला है? क्या अमेरिका का डिक्लाइन हो चुका है? क्या अमेरिका का जो सिग्निफिकेंस है, अमेरिका की जो वो स्ट्रेंथ थी, पावर थी एज अ ग्लोबल हेजमन, क्या आज वो खतरे में है? तो इस वीडियो में ये बात हम थोड़ा सा समझेंगे और इस बात को हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। नाउ सर्टनली अमेरिका इज अमेरिका, तो इट विल बी वेरी अर्ली टू कमेंट अपॉन कि अमेरिका का सच में डिक्लाइन है कि नहीं। ऑल्दो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस देश विदेश में ऐसे बन रहे हैं जिससे लगता है कि अमेरिका इज प्रोबेबली डिक्लाइनिंग। अमेरिका का वो अभी ऑरा नहीं रहा ग्लोबल अफेयर्स में जो मे बी आज से 10-15 साल पहले था। नाउ देर आर टू डोमिनेंट नैरेटिव्स अबाउट द अमेरिकन विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। पहला ये है दैट अमेरिका ने सिर्फ अपनी मर्जी के हिसाब से यूएस एग्जिटेड द कंट्री ऑन इट्स ओन स्वीट विल। एज यूएस की जो एनर्जी है, अमेरिका की जो एनर्जी है, वो अब इंडो पैसिफिक के टुवर्ड्स ओरिएंट हो गई है। कि अब जो बाइडन को ये दिख रहा है दैट देखो, अब हम चाइना को हमने कंटेन करना है। जो बाइडन अपने कार्यकाल में ये नहीं चाहेंगे कि अब एक फिर से कोल्ड वॉर का एरा शुरू हो जहां पे दूसरा जो पोल है वो चाइना बने। आई मीन एक्चुअल में तो चाइना इज द अदर पोल, अगर देखा जाए चाइना हैज बिकम द अदर पोल, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अमेरिका की कोशिश ये है कि वो कैसे अपनी स्ट्रैटेजी इंडो पैसिफिक के टुवर्ड्स ओरिएंट करे। तो ये तो एक स्कूल ऑफ थॉट है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है that look, the other one is that US failed to win the war in Afghanistan, और जैसे वियतनाम में हुआ था 1973-1974 में, उसी तरह से अमेरिका was forced to withdraw from अफगानिस्तान। थोड़ा सिचुएशन में फर्क जरूर है। देखिए, अमेरिका को इस बात का रियलाइजेशन होना जरूर शुरू हो गया था दैट इराक में, लिबिया में, सीरिया में, अफगानिस्तान में इतना सारा पैसा, इतना सारा हम अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, इतने हमारे सोल्जर्स वहां पे मर रहे हैं। ठीक है, अमेरिका को इस बात का रियलाइजेशन होना शुरू हो गया था दैट यहाँ पे इतना अपने रिसोर्सेज ड्रेन करने का कोई फायदा नहीं है इराक, लिबिया, सीरिया, अफगानिस्तान में। लेकिन अगर हम 1974 की बात करें तो वियतनाम की लड़ाई में जो सिविल सोसाइटी थी अमेरिका की, वहां पे सड़कों पे आके, अमेरिका की सड़कों पे आके जो वहां के सिविल सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने खुलेआम प्रोटेस्ट किया था कि अमेरिका क्यों अपने आप को इतने लंबे अरसे के लिए इन्वॉल्व रख रहा है वियतनाम की लड़ाई में, जो कि कम से कम 15-17 साल वो भी लड़ाई चली थी। तो अब ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं। अब आगे अगर हम बात करें फ्लिप फ्लॉप्स फ्रॉम द पास्ट, यानी कि अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास इस बात का गवाह है, इस हिस्ट्री इज एविडेंट ऑफ द फैक्ट दैट अगर कोई बहुत बड़ा, अगर कोई हेजेमन रहा, अगर कोई ऐसी कंट्री जो बहुत बड़ी हेजेमन रही होगी इन द पास्ट ऑल्सो, तो उसका भी डिक्लाइन इवेंचुअली आया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन हमारा कलोनियल पावर, हमारा कलोनियल पास्ट है ब्रिटेन के साथ। तो ग्रेट ब्रिटेन की, अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो इनकी दुनिया भर में कितनी सारी कॉलोनीज थी। बट अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो आप ये भी जानते होंगे दैट वर्ल्ड वॉर वन के बाद, जैसे वर्ल्ड वॉर वन खत्म होता है तो स्लोली एंड स्लोली ब्रिटेन का डिक्लाइन आना ग्लोबल अफेयर्स में शुरू होता है। ब्रिटेन का डिक्लाइन और ज्यादा एक्सेलरेट कब करता है? जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म होती है। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद
एक डिक्लाइन आना शुरू होता है, और टैंजिबली वो दिखना कब शुरू होता है, वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म होती है। तो हम वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद देखते हैं कि एक पोल में अमेरिका है और एक पोल पे यूएसएसआर है। तो जो कोल्ड वॉर एरा शुरू होता है बिटवीन द टू ग्रेट पावर्स, अमेरिका एंड द सोवियत। अब उसके बाद अगर इसका हमको कंक्रीट एविडेंस देखना है कि ब्रिटेन, जिसकी इतनी ज्यादा ग्लोरी थी, जिसका इतना वास्ट टेरिटोरियल स्प्रेड था, जिसका इतना वास्ट कॉलोनियल एम्पायर था, द लास्ट नेल इन द कॉफिन वाज even 11 years after the Second World War, which happened during the Suez Canal crisis in 1956. तो स्विस कनाल क्राइसिस में जब इजिप्ट ने, जब नसेर ने, जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, जब उन्होंने ये इच्छा जताई कि हम स्विस कनाल को नेशनलाइज करना चाहते हैं, तो ब्रिटेन ने और फ्रांस ने इस बात पे रिटालिएट किया, और ब्रिटेन और फ्रांस ने इजराइल को सपोर्ट किया कि कैसे स्विस कनाल को नेशनलाइज ना किया जाए, बिकॉज स्विस कनाल का कंट्रोल 1956 से पहले ब्रिटेन और फ्रेंच के हाथ में था। अब यूएस के जो प्रेसिडेंट थे 1956 में, आइजनहावर, उन्होंने ब्रिटेन को वार्न किया था दैट आप इस मामले में अपनी इन्वॉल्वमेंट मत करना, बिकॉज कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था। और अगर ब्रिटेन, जो कि ब्रिटेन एक नेटो अलाय था अमेरिका का, तो अगर ब्रिटेन अगर कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट करता, और ऑब्वियसली ब्रिटेन वो इन्वॉल्वमेंट करी, तो उसके चलते यूएसएसआर भी यूएसए पे प्रेशर डाल रहा था। तो बट द लास्ट नेल इन द कॉफिन व्हिच अकर्ड वाज दैट दिस मिस एडवेंचर कॉस्टेड ब्रिटेन इट्स ग्लोरी। तो 1956 के बाद द ग्रेट ब्रिटेन कंप्लीटली लॉस्ट इट्स ग्लोरी विच इट एंजॉयड फॉर द लास्ट 250 और 300 ऑड ईयर्स। तो हिस्ट्री इज एविडेंट ऑफ द फैक्ट दैट कोई भी कंट्री बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए वो हेजेमन, वो डोमिनेंस नहीं एंजॉय कर पाती। अब अगर हम बात करें 1970s की, तो जब यूएस ने विड्रॉ किया अपने आप को वियतनाम से, तो मॉस्को, रशिया को ये लगा कि देखो यूएस कमजोर पड़ गया कि उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया वियतनाम से, तो रशिया को इससे काफी स्ट्रेंथ मिली। तो सोवियत ने क्या किया, तो सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया। दैट वाज इन द ईयर 1978 1979। लेकिन ये भी कैंपेन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं चल पाया। तो इसके 10-11 साल के बाद 1989 में द सोवियट्स देवर मजबूरन उनको विड्रॉ करना पड़ा अफगानिस्तान से, बिकॉज द गुरिल्ला वॉरफेयर विच वॉज हैपनिंग इन अफगानिस्तान, द मुजाहिदीन एंड द इस्लामिस्ट गुरिल्लास, दे वर बैक्ड बाय द साउदीज एंड द यूएस। तो ये फ्लिप फ्लॉप अगर हम देखें कि किसी जमाने में ब्रिटेन का बहुत ग्लोरी है, किसी जमाने में अमेरिका का राइज आ रहा है, किसी जमाने में सोवियत का राइज आ रहा है। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ वेरी फनी थिंग। सो अगर आज कोई चढ़ते सूरज पे है, हो सकता है कि कल को उसका डाउनफॉल भी हो। सो नथिंग इज वेरी फिक्स्ड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो अब ये बात कहना कि शायद अमेरिका का भी डिक्लाइन आ रहा है, अमेरिका भी रिट्रीट कर रहा है, हो सकता है अमेरिका रिट्रीट कर रहा हो सकता है कि अभी बहुत एक प्रीमेच्योर थॉट हो, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट अमेरिका की जो एंगेजमेंट है अफगानिस्तान से, जो अब्रप्ट विड्रॉल अमेरिका ने किया अफगानिस्तान से, उसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस अमेरिका को फेस करना पड़ रहा है, बिकॉज वो वैक्यूम फिल करने के लिए आज के टाइम पे उस रीजन में रशिया और चाइना ने वो वैक्यूम फिल किया है। Now, geopolitical scramble defying USA. Now, the Afghan withdrawal was not an isolated incident. इराक की बात करें, लिबिया की बात करें, देखो यूएसए का तो, अगर हम बैरक ओबामा के टाइम से बात करें, उनका तो सिंपल सा ही तरीका था कहने का दैट इराक हो, लिबिया हो, अफगानिस्तान हो, हमको वहां पे क्या लेने देना, कि वहां पे उन लोगों को चाहिए जो उनकी मर्जी होगी वही वहां पे होगा। दैट इराक में एक इराकी लेड सोल्यूशन होगा, लिबिया में लिबिया लेड सोल्यूशन होगा, और अफगानिस्तान में अफगानिस्तान लेड सोल्यूशन होगा, कि वहां की जो सिविल सोसाइटी है, वहां के जो लोग हैं, वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां पे लेके आ पाएंगे। तो ये कहना तो बहुत आसान है, इतना अगर वहां पे इंटरवीन किया, इतने सालों तक अगर वहां पे इंटरवीन करके रखा, बट डेफिनेटली द इराक एंड लिबिया, these invasions by the USA, now USA failed to establish any kind of political stability. So it was very convenient for USA to say that look, हम वहाँ पे political stability बनाने नहीं गए थे, वो तो वो जाने, अफगानिस्तान के लोग जाने, लिबिया के लोग जाने, इराक के लोग जाने। Now that is very easy to say. Now USA could not even stop Russia from taking over Crimea, annexation of Crimea, which happened from Ukraine in 2014. The return of the Taliban to the power strengthened perception of great power fatigue and emboldened America's rival to openly challenge the US-centric rules-based order. So all these events, whether it's the Taliban taking over Afghanistan और whether अगर हम बात करें सीरिया की, तो वहाँ पे रशिया ने बहुत एक एक्टिव इंगेजमेंट दिखाया था, वहाँ पे रशिया का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है सीरिया के अंदर। तो ये जो यूएस के जो ऑब्जेक्टिव्स जब नहीं मीट हो पाते, तो जो बाकी रीजनल पावर्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर रीजन, प्राइमरली मॉस्को एंड बीजिंग, सो दे ट्राई टू defy the rules based order which has been set up by the United States of America.
नाउ द चैलेंजेस टू यूएसए, तो तीन चैलेंजेस आज के टाइम पे, तीन चैलेंजर्स हैं यूएसए को। पहला है रशिया, रशिया, ईरान और चाइना। सो पहले अगर हम रशिया की बात करें, सो रशिया हैज आज के टाइम पे, अगर हम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, अगर हम वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज की अगर रिपोर्ट को हम माने, तो रशिया हैज अमास्ड अबाउट मोर देन 175,000 ट्रूप्स ऑन इट्स बॉर्डर विद यूक्रेन। तो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये कहना है दैट हो सकता है कि आने वाले एक महीने में जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ही कुड ऑर्डर एन इन्वेजन ऑन यूक्रेन बाय नेक्स्ट मंथ एज वेल। एंड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये बहुत कैटेगोरिकली कहा दैट हम कुछ इस, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तो हम इंटरवीन वहां पे नहीं करेंगे, राइट। नाउ दैट इज नॉट अ टिपिकल एटीट्यूड ऑफ अमेरिका, जैसे अमेरिका का एटीट्यूड रहा है। तो यहां पे रशिया, अगर ऐसा कुछ होता है तो रशिया अमेरिका के ऊपर हावी बन सकता है। Now, Mr. Putin is unmistakably sending a message to the West that देखो जो region है between the Baltic Sea and the Black Sea, ये the so-called eastern flank of the NATO region, ये Russian sphere of influence है। तो यहाँ पे किसी भी किस्म की कोशिश NATO allies ना करें कि इस particular region को भी NATO के fold में लेने के लिए। So this is the region between the Baltic Sea and the Black Sea। नाउ हम बात करें ईरान की, तो ईरान, अब ईरान के साथ मामला भी बहुत पेचीदा है, बिकॉज देखिए ईरान, जब बैरक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो जाते जाते उन्होंने एक डील साइन करी थी ईरान के साथ, विच वाज द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, द JCPOA डील। नाउ ईरान अभी आज, और उसके बाद 2015 में डील साइन की गई, और जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने 2016 में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को कैंसिल कर दिया और दोबारा से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। नाउ अभी अब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं, तो जो बाइडेन ने फिर ये एक इंटेंशन दिखाया कि ईरान के साथ एक एंगेजमेंट करने का, इस डील को रिवाइव करने का, JCPOA डील को रिवाइव करने का, बिकॉज डेफिनेटली जब ये डील साइन की गई थी 2015 में, तो बैरक ओबामा प्रेसिडेंट थे और जो बाइडेन तब वाइस प्रेसिडेंट थे। सो अब ये इस डील को रिवाइव करना चाहते हैं। ईरान का ये कहना है दैट लुक, ये बहुत कंफ्यूजिंग मैटर है कि कभी कोई प्रेसिडेंट आता है वो डील साइन कर देता है, और कभी कोई प्रेसिडेंट आता है वो डील कैंसिल कर देता है। तो द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज प्रॉमिस्ड at present that look, we will lift the nuclear sanctions on Iran if the Islamic Republic of Iran returns to the original deal of JCPOA which was signed in 2015। अब ईरान का क्या कहना है? ईरान ये कह रहा था देखो, ये हमसे बार बार आप मजाक करवा रहे हो कि कभी हमसे कुछ साइन करवाते हो, कभी बाद में फिर आप विड्रॉ कर लेते हो, दैट ये ऐसा नहीं चलने वाला। तो ईरान ये कह रहा था देखिए, पहले आप सैंक्शन रिमूव करिए जो आपने हमारे ऊपर लगाए हुए हैं, और अश्योरेंस दीजिए इस बात की दैट अगर आज जो बाइडेन प्रेसिडेंट है, कल को कोई और प्रेसिडेंट, कल को फिर से कोई रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हो, क्या पता कल को फिर से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट आ जाए, तो कल को फिर से वो डील फिर से बैक ट्रैक हो जाए। तो इस बात की अश्योरेंस जो बाइडेन से मांगी है दैट अगर आज आपने कोई डील साइन हमसे करनी है तो वो वायलेट ना हो कल को 4 साल बाद अगर कोई और प्रेसिडेंट बन जाता है, तो पहले आप सैंक्शंस अपलिफ्ट करिए, उसके बाद हम किसी डील की बात करेंगे। तो ईरान इज ऑल्सो चैलेंजिंग यूएसए। तीसरा चैलेंजर जो है यूएसए को, वो है चाइना। चाइना का देखिए राइज 2008 के बाद, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद तो बहुत ज्यादा हुआ है। तो डेफिनेटली चाइना इज द अदर पोल। रशिया की वो अथॉरिटी नहीं है आज के टाइम पे जितनी पहले थी, बट रशिया की जो फ्रेंडशिप है विद चाइना, दैट इज एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग बोथ रशिया एंड चाइना रिस्पेक्टिवली। और ऑब्वियसली जो सैंक्शंस अमेरिका बार बार रशिया पे लगाता है, उससे हम देखते हैं कि रशिया और चाइना और नज़दीक आ जाते हैं एक दूसरे के साथ। अब चाइना की बात करें तो चाइना भी बहुत ज़्यादा साउथ चाइना सी में, अब जैसे जो बाइडेन जब से प्रेसिडेंट बने तब से उन्होंने अपनी जो एंगेजमेंट है, तब से उन्होंने अपनी जो प्रायोरिटी है वो इंडो पैसिफिक रीजन में रखी है। अब चाइना साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत अपनी मस्कुलर एक अग्रेशन दिखा रहा है, मस्कुलर पॉलिसी दिखा रहा है अपनी। सो चाइना इज सेंडिंग सो मेनी फाइटर जेट्स इन द सो कॉल्ड ताइवान एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन ऑलमोस्ट ऑन अ वीकली बेसिस। अब यूएस इज ट्राइंग टू शिफ्ट इट्स फोकस इन द इंडो पैसिफिक रीजन सो दैट इट कैन कंटेन द राइज ऑफ चाइना। इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर हम ऑकस की बात करें तो ऑकस एक सिक्योरिटी पैक्ट है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था एडिटोरियल एनालिसिस में भी, ऑकस एक सिक्योरिटी पैक्ट है, क्वाड एक सिक्योरिटी पैक्ट नहीं है। तो अब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं तो क्वाड को लेकर भी बहुत बातें हुई, और अभी हाल ही में सितंबर में, ठीक 2-2.5 हफ्ते के बाद जब अमेरिकन फोर्सेस ने अफगानिस्तान से पुल आउट किया था, तो विद इन 2.5 वीक्स एक नए ब्लॉक की अनाउंसमेंट करी गई थी बाय द नेम ऑफ ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए, विच इज कैटेगोरिकली a security alliance centered in the Indo-Pacific region।
तो अब ये किसको टारगेट करने के लिए? डेफिनेटली चाइना को कंटेन करने के लिए। अब ये ऑकस हो या क्वाड हो या कोई भी मैकेनिज्म इंडो पैसिफिक में हो विच इज यूएस लेड, तो चाइना इज बिकमिंग मोर एंड मोर असर्टिव। चाइना डज नॉट केयर अबाउट वट एवर अमेरिका डज, ठीक है? तो अमेरिका आज के टाइम पे किसी मर्जी कंट्री पे सैंक्शन लगा दे, ईरान के ऊपर लगाए, नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगाए, रशिया के ऊपर लगाए, तो कंट्रीज लाइक रशिया, कंट्रीज लाइक चाइना, दे डोंट केयर अबाउट सैंक्शंस, दे विल शो मोर असर्शन द मोर यू ट्राई टू कंटेन देम। तो ये चाइना का एटीट्यूड रहा है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द ताइवान एड डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन एंड दिस इज द ईस्ट चाइना सी एंड दिस इज द साउथ चाइना सी। और यहां पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स और इस तरह के मैकेनिज्म्स डिप्लॉयड किए गए अगेंस्ट द ताइवान। नाउ व्हाट इज द रोड अहेड फॉर यूएसए? नाउ what could the US do to deter Mr. Putin from making the next military move in Europe? अगर कल को अगले महीने ऐसी कोई न्यूज़ आती है दैट रशियन फोर्सेज हैव इन्वेडेड यूक्रेन, अगर 175,000 ट्रूप्स वहाँ पे यूक्रेन के बॉर्डर पे डिप्लॉयड हैं, आफ्टर ऑल 2014 में क्रिमिया को एनेक्स किया था, तो अगर ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज की अगर हम सच भी माने, अगर ऐसा कुछ होता भी है, तो क्या यूएस क्या कर लेगा? ठीक है, आज के टाइम पे व्हाट विल यूएसए डू? तो रशिया इज आस्किंग दैट कि हम करेंगे तो आप क्या कर लोगे, राइट? बिकॉज यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, he has ruled out any kind of military confrontation with Russia over Ukraine, right? Now this is not the type of answer which we would expect from the US president, but he has very categorically said that look, I have nothing to do with whatever happens in Ukraine, so I will not have any military confrontation with Russia. नाउ अगर आप रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाओगे तो लगा दो, रशिया कहता है कि हमारा क्या जाता है, उतना ही अपॉर्चुनिटी आप चाइना को दोगे कि वो रशिया के और क्लोज आएगा, राइट? तो जितने आप उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस, बिकॉज देखिए, चाहे सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे चाहे रशिया के ऊपर लगे, रशिया और चाइना को तरीका पता है फिर भी हर एक कंट्री के साथ डील करने का, ट्रेड करने का। सो रशिया इज सेइंग दैट लुक, आई डोंट केयर अबाउट इट, आप हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाएं या ना लगाएं। उल्टा रशिया और चाइना की जो फ्रेंडशिप है वो और ज्यादा यूरेशियन रीजन को स्ट्रेंथन करेगी, और उतना ही अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है यूरेशियन रीजन पे, जो कि आज के टाइम पे काफी कम हो चुका है, वो और कम हो जाएगा। और विद रिगार्ड अगर ईरान की बात करें, तो अगर ईरान की बात अमेरिका मान लेता है दैट लुक कि ठीक है, अगर ईरान ये कह रहा है दैट आप पहले सैंक्शंस उठाइए उसके बाद हम कोई डील साइन करेंगे, तो अगर यूएस इस बात को अग्री कर लेता है एट द फर्स्ट गो, तो ऑब्वियसली दिस कुड शो अनदर साइन ऑफ वीकनेस दैट यूएस ने पहले वो बात मानी जो ईरान ने बोली, ईरान ने वो बात नहीं मानी जो पहले यूएस ने बोली। सो डूइंग दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ वीकनेस। नाउ द न्यू डिलेमा. Now, the Afghan withdrawal and downsizing in the West Asian region suggests that American strategic focus has shifted towards containing China, towards the Indo-Pacific region. Now, ideally, the US would not prefer to get involved in another conflict, whether it's with China, whether it's with Russia, right? So, US does not want another kind of conflict leading to a new Cold War. Although the Cold War is still there, but in a different form. But US does not want to make any tangible effort to show that there are new structures emerging. There are new structures emerging in the international arena for the new Cold War to take place. Right now, these kind of जो इनकंक्लूसिव वॉर्स हैं, यानी कि जिसमें कोई आउटकम अचीव नहीं हो पाया, चाहे वो लिबिया है, चाहे वो इराक है, सीरिया है, अफगानिस्तान है, तो यूएस ने जो इस तरह की इंटरवेंशंस अंडर द सो कॉल्ड गार्ब ऑफ कि यूएस जो कहता है कि मैं डेमोक्रेसी का चौकीदार हूं, कि मैं डेमोक्रेसी का ग्रैंडफादर हूं, कि भाई मेरे को डेमोक्रेसी की बहुत चिंता है कि इन कंट्रीज में डेमोक्रेसी हो, स्टेबलाइज हो सके, बट कुछ ज़्यादा इफेक्टिवली यूएस अचीव नहीं कर पाया है। ठीक है, उल्टा क्या हुआ है कि जिस रीजन में यूएस ने इंटरवीन किया है, अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, मिडल ईस्ट की बात करें, उतना ही जो यूएस वैक्यूम छोड़ के गया, वहाँ पे उस वैक्यूम को फिल करने के लिए कोई ना कोई रीजनल पावर वहाँ पे ज़रूर आई है। तो अगर हम तालिबान की बात करें जो आज अफगानिस्तान में है, अब वो जो यूएस ने जो वैक्यूम क्रिएट किया है उसको फिल करने के लिए आज के टाइम पर रशिया और चाइना बैठे हुए हैं। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक डिलेमा यूएसए के लिए क्या है आज के टाइम पे? Either to stay focused on China, either to contain China vis-a-vis engaging more in the Indo-Pacific region, and in this way preparing itself for the next bipolar contest. Although bipolar contest is already there, but चलो अमेरिका अगर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, that's another thing. और दूसरा ऑप्शन क्या है? To continue to act as the चौकीदार, as the global चौकीदार of the democracy. तो अब यूएस के पास ये डिलेमा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि यूएस कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करता है। आपको क्या लगता है कि यूएस इज यूएस अ पावर इन डिक्लाइन? क्या यूएस सच में रिट्रीट कर रहा है? आफ्टर ऑल हमने डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का स्लोगन दिया, और हमने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप
तमाम मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से, फोरम से यूएस को अपने आप को विड्रॉ कर रहा था. बट डू यू थिंक दैट यूएस इज अ पावर इन डिक्लाइन, और इज इट टू अर्ली टू से दैट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. तो दोस्तों, इस टॉपिक में इतना ही. मिलेंगे बहुत जल्द एक और टॉपिक के साथ. आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.